आता है सेक्शन बी से। सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको 2 मार्क्स का मिलने वाला है। अब इसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 21 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर लेकर के चलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि एक क्वेश्चन में आपको 2 सेक्शन भी मिल सकते हैं, 4 सेक्शंस भी मिल सकते हैं और हर एक के मार्क्स इस तरीके से डिवाइडेड होंगे। ठीक है, तो देख करके काम कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 17th क्वेश्चन, अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी, यहाँ पर आपको बोला हुआ है। अब ऑप्शन ए में ये 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हेन 50 ml ऑफ फिनॉल एंड 50 ml ऑफ एनिलीन आर मिक्स्ड, predict whether the volume of the solution is equal to, greater than or less than 100 ml. Give reason to support your answer. देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर से ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आया हुआ है सेक्शन बी की। तो इसमें आप देखिए क्या क्या आपको बोला हुआ है। इसमें ये कह रहे हैं कि 50 ml फिनॉल और एक क्या है 50 ml एनिलीन, 50 ml एनिलीन। देखिए दोनों ही सॉल्यूशन कैसे हैं, दोनों ही सॉल्यूशन कैसे हैं 50-50 ml है। तो जनरली क्या होता है जब आप ऐड करते हैं 50 प्लस 50 तो कितना ml होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए। बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि 2 सॉल्यूशन 50-50 ml के आपने मिलाए तो 100 ml होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है कि आपने 50 ml फिनॉल और 50 ml एनिलीन मिलाया है। 50 ml से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फिनॉल और एनिलीन। और फिनॉल और एनिलीन दोनों मिलकर के एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है ना। सो ये वाला ऐसा सॉल्यूशन बनेगा, दिस इज अ सॉल्यूशन शोइंग, ये रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अभी नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, वो सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं यानी कि उनके लिए डेल्टा V की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है। इसका मतलब जो भी 2 सॉल्यूशंस आपने मिक्स किए हैं, यानी कि 2 सॉल्यूशंस मिक्स करने के बाद में ये 100 ml होना चाहिए था, तो इट विल बी लेस देन 100 ml। क्योंकि कारण क्या है, डेविएशन जो नेगेटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं, पहली बात तो ये है कि वो जो वॉल्यूम है दोनों सॉल्यूशंस मिलाने के बाद में जितना वॉल्यूम आना चाहिए उससे कम वॉल्यूम आता है। कारण इसका क्या है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन फिनॉल and aniline are greater। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, फिनॉल और एनिलीन के बीच में ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो वॉल्यूम है 100 की बजाय थोड़ा सा कम आता है। कम आने की वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो दिस इज द रीज़न, आपको इसी तरीके से लिखना है। और आंसर जब आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को लिखेंगे, थ्योरेटिकल जब आप सीबीएसई बोर्ड में जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आंसर लिखते समय भले ही आप कम शब्दों में लिखें, बट आप अपनी बात जो है पूरी तरीके से सामने वाले को एक्सप्रेस करके बता सकते हैं, तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। और इसका सेकेंड पार्ट था बच्चों, रितेश सजेस्टेड एडिंग सॉल्ट टू द बॉक्स कंटेनिंग आइस। He said this would keep the cold drink bottles cold for a longer time. How will Ritesh justify his suggestion? रितेश कोई अंतर्यामी तो नहीं था, है ना, जो ये बोलेगा कि भाई आप एक काम करो, सॉल्ट ऐड कर दीजिए आइस के साथ में, आइस बॉक्स में, ताकि आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो है वो अच्छे से बहुत लंबे टाइम तक ठंडी रहे। ऐसा ये रितेश ने कहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड वाला जो आंसर है, इस आंसर में आपने देखो, आपने कई बार देखा होगा आइसक्रीम की दुकानों पर भी जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं, जो कुल्फ़ी बेचने वाले होते हैं, वो भी आइस के साथ में सॉल्ट मिक्स कर देते हैं। क्योंकि सॉल्ट कैसा होता है, बिकॉज
salt is a non-volatile substance जो कि सॉल्यूट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। भाई आप देखो बड़ी बड़ी जो बर्फ की सिल्लियां होती हैं उनको टुकड़े करके उसके साथ में नमक मिला देते हैं, बट नमक उतना नहीं होता है जितना बर्फ की सिल्ली या बर्फ होती है ना। आइस की जो बड़ी बड़ी जो स्लैब्स होती हैं उनका अमाउंट ज़्यादा होता है सॉल्ट से, तो सॉल्ट जो है वो कम अमाउंट में डाला जाता है, बट सॉल्ट कैसा सॉल्यूट है क्योंकि कम अमाउंट में, इसलिए इसको सॉल्यूट कहेंगे। और सॉल्ट एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, तो हमने क्या किया है, वी आर एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू द आइस। इसकी वजह से क्या होगा, आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसमें कमी आ जाएगी। सो देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सो देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी वजह से क्या होगा, बर्फ जो है वो थोड़ी देर में ठंडी होगी, काफ़ी लंबे टाइम तक वो एज आइस की फॉर्म में ही रहेगी, और आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो आपने उसके अंदर रखी हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ठंडी रह पाएंगी। ठीक है, तो दोनों ही जो क्वेश्चन थे ए पार्ट के वो दोनों सॉल्यूशन चैप्टर से लिए गए थे। अब इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों, क्योंकि हम तो यहाँ पर दोनों ही पार्ट समझाएंगे। तो इसका बी पार्ट क्या बोलता है, BaCl2 ऑन रिएक्शन विद Na2SO4 इन aqueous solution gives white precipitate. If two solutions are separated by a semi-permeable membrane, will there be appearance of a white precipitate due to osmosis? अब ये भी जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्यूशन चैप्टर से ही है। और दूसरा इसका पार्ट है, why does water stops boiling when sugar is added to boiling water? चलिए दोनों के ही आंसर देखते हैं। पहले वाले का आंसर मैं यहीं लिख देती हूँ। BaCl2 और Na2SO4 की रिएक्शन करवाने के बाद में आप देखोगे Na2SO4 इनकी रिएक्शन करवाने के बाद आप देखोगे बच्चों यहाँ से जो सॉल्यूशन बनता है या इनकी रिएक्शन के बाद में क्या बनता है, बेरियम सल्फेट आपको दिखाई देगा BaSO4 और ट्वाइस ऑफ NaCl। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इसके एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि इनको किस में मिक्स कर दिया है आपने, वाटर में मिक्स कर दिया है। अब इसको वाटर में अगर आप मिक्स कर देते हैं तो सीधी सी बात है ये क्या है आपका, इस रिएक्शन में आप देखोगे कि एक्वस सॉल्यूशन यानी कि आपने पानी डाल दिया तो पानी में ये जो सॉल्ट है ये तो आपका डिसॉल्व हो जाता है ना, ये तो आपका कैसा हो जाता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और ये जो आपका BaSO4 है इसका आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। अब ये अगली बात ये बोल रहा है कि इफ द टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विल देयर बी अपीयरेंस ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो देखो भैया ऑस्मोसिस जो होता है, इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर अलाउड टू फ्लो, है ना। केवल ऑस्मोसिस से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स गो थ्रू कर सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं जा सकते हैं। और ये आपका जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है BaSO4 का, इट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्वेंट का पार्ट तो आपका NaCl हो गया ना, तो सॉल्यूबल जो है यहाँ पर कौन है आपका NaCl। इट इज सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स गो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर होगा जी नो, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है उसकी अपीयरेंस यहाँ पर नहीं होगी ड्यू टू ऑस्मोसिस, बिकॉज इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर अलाउड टू फ्लो थ्रू SPM। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाई डज वाटर स्टॉप्स बॉइलिंग व्हेन शुगर इज एडेड टू बॉइलिंग वाटर। अब अगर आपने बॉइलिंग वाटर में शुगर ऐड कर दी है तो देखिएगा, इफ sugar is added to boiling water, if sugar is added to boiling water, it stops boiling because sugar is a non-volatile solute. Sugar is a non-volatile solute, और
शुगर जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने की वजह से यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगी वेपर प्रेशर में। दैट इज वाई यहाँ पर वाटर में आप अगर शुगर डाल देते हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सो द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर is shown. Consider the graph for the reaction H2 plus I2 gives 2HI, और एक यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, जिसमें H2 और I2 जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में 2HI का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट you have to calculate the enthalpy of reaction and activation energy for the backward reaction. Okay, how will the catalyst affect the rate of this reaction? Explain. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से देख पा रहे होगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। देखिए, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन दी हुई है? इट इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चे? ये फॉरवर्ड रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। बट अगर आप इसकी बैकवर्ड रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो आप बैकवर्ड रिएक्शन इस तरीके से लिखेंगे, 2HI बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? ये H2 में और I2 में टूटेगा। नाउ बैकवर्ड रिएक्शन में आप देखेंगे कि ये HI जो है वो तो किसका पार्ट हो गया है? यहाँ पर रिएक्टेंट का पार्ट हो गया बच्चों, ठीक है। और ये जो है वो किसका पार्ट हो चुका है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट विल द क्वेश्चन सेड? द कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी हमारे पास में ये कौन है? ये रिएक्टेंट हो गया है और ये कौन हो गया है? ये प्रोडक्ट हो गया है। और ये फाइंड करने को बोल रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन क्या कहती है? एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन जो है, enthalpy of a reaction state that delta H should be the summation of the enthalpy of product minus the summation of the enthalpy of reactant, है ना। reactant साइड जितनी भी एंथैल्पी होती है, प्रोडक्ट साइड जो एंथैल्पी होती है उसका जो डिफरेंस होता है वही आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। अब आपको क्योंकि कैलकुलेट करना है ना, कोई भी चीज कैलकुलेट करनी होती है तो उसके लिए डेटा चाहिए होता है। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितनी नजर आ रही है? मुझे 100 नजर आ रही है, देख लीजिए आप, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितनी नजर आ रही है मेरे बच्चों? देखिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितनी नजर आ रही है? 100 नजर आ रही है जी। 100 आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट नजर आ रही है। और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ये रहा जी आपका प्रोडक्ट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितना नजर आ रहा है? 110 नजर आ रही है, देख लीजिए। ओके, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कितना नजर आ रहा है? 110 नजर आ रही है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो आप निकालेंगे 100 माइनस 110, सॉरी 110 माइनस 100। तो ये आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 110 माइनस 110 तो कितना आ जाएगा आपका? 10। जो भी आपको दी हुई है, किलो जूल में दी हुई है, किलो जूल में जिसमें भी आपको दी हुई है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है तो हम भी यहाँ पर वैल्यूज नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ 10 लिख दीजिएगा। तो 10 तो आपका हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का आंसर। अब ये बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है मेरे बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी होती है द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स तो कितनी है? 40। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जहां बन रहा है ये जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये कौन सी एनर्जी? आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है 140 माइनस 100 है ना, वही आपकी क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी है अपनी 140 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आपकी है 100, तो ये हो गई आपकी 4040। तो आंसर यहाँ से कितना आ गया? 40। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना सिंपल था? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ से नजर आ रही है, रिएक्शन जो है वो 10 नजर आ रही है, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 का डिफरेंस नजर आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है ये 40 नजर आ रहा है। तो बहुत सिंपल था। दूसरा है हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन? एक्सप्लेन। कोई भी रिएक्शन हो, है ना, अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है ना, तो इन
अगर हम बात करें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देखो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह की नजर आने लगेगी। मैं दूसरा ही बना देती हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा मैस हो जाएगा। हमारा ग्राफ था कुछ इस तरीके का कि 110 पे तो आपका प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी थी और 100 पर आपका रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी थी। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ था ये तो था इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में आपने ये वाला ग्राफ बनाया था, है ना, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको गेन करने के बाद ही कोई रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बट इन प्रेजेंस ऑफ अगर हम बात करें कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या होगा, जो एंथैल्पी, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है ये कम हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। पहले देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये आपकी रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक थी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। बट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है मेरे बच्चों। ये देखिए ग्रीन वाली एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो EA, ऑरेंज वाला जो EA है, एक्टिवेशन एनर्जी in absence of catalyst is greater than EA in presence of catalyst। तो catalyst क्या काम करते हैं, catalyst lowers the value of activation energy। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देते हैं और रिएक्शन जो है वो उसकी रेट को बढ़ा देते हैं। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर एक और क्वेश्चन है फॉर विजुअली चैलेंज्ड लर्नर्स के लिए, है ना। विजुअली चैलेंज्ड लर्नर्स वाला जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं है कि हमें नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम पूरा ही करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आया है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। What will happen to activation energy if we increase the temperature? ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, अब एक्टिवेशन एनर्जी को आप जो है EA से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए काम आती है ना। द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। उसकी यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, कंप्लीट डेफिनेशन आप लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which required to convert reactant into product is known as activation energy। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसके लिए आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी समझानी पड़ेगी। तो आप जो भी दोनों में से चाहें डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि एज द टेम्परेचर राइजेस, rate of reaction increases due to the kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी जो होती है रिएक्टेंट्स की वो बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से मोर एंड मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कैन कन्वर्ट और कैन पास द बैरियर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। बट एक्टिवेशन एनर्जी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। आप सोच रहे हो कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर कम नहीं होती है बेटे। एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन्स अनअफेक्टेड।
ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी जो है रिएक्टेंट्स की वो बढ़ जाएगी, एंड मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कैन कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। बट एक यहाँ पर खास बात ध्यान रखिएगा, ये जो है बात किसके लिए की जा रही है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस ओनली, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ही यहाँ पर ये बात की जा रही है ना। हालांकि दिया हुआ नहीं है कि यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो स्पेसिफाई कीजिएगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस ओनली। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर काम उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका, ये है हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही रहेगा, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों ही कंडीशंस में कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कर देता है कम, जिसकी वजह से चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, मोर एंड मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कैन पास आउट द बैरियर ऑफ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही रहेगा, जो दूसरा वाला है उसका आंसर भी सेम ही है, ठीक है, यही वाला आंसर है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आउट ऑफ द फॉलोइंग कैरी आउट फॉलोइंग कन्वर्जेशन। देखिए अब आपको ऑर्गेनिक से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अभी तक जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे उसमें से ये वाला जो क्वेश्चन था एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह वाला, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से था, है ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो आपने देखा था वो आपका सॉल्यूशन चैप्टर से था। अभी हमारे पास में क्वेश्चन आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और नाइट्रोबेंजीन टू 4-ब्रोमोबेंजीन 4-ब्रोमोबेंजीन अमाइन, ओके 4-ब्रोमोबेंजीन अमाइन बनाना है नाइट्रोबेंजीन से। तो देखिए ऑर्गेनिक का ये हेलो एल्केन का है, और दूसरा है क्लोरोफेनिल मीथेन को 2-फेनिल इथेन अमाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आपका वो अमाइंस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से ये लिया हुआ है। फर्स्ट वाले का आंसर मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ। फर्स्ट वाले में आपने क्या करना है कि नाइट्रोबेंजीन, अभी बनाती हूँ मैं नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन बनाया उसके ऊपर लगा दिया NO2 ग्रुप, ठीक है। अब NO2 ग्रुप लगा दिया आपने, क्या बनाया नाइट्रोबेंजीन। अभी हमें नाइट्रोबेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है, 4-ब्रोमोबेंजीन अमाइन में कन्वर्ट करना है। अब देखो अगर नाइट्रोबेंजीन में पहले अगर ब्रोमो ऐड करना चाहूंगी ना तो क्या होगा, ब्रोमो हमें सिर्फ कहाँ ऐड करना है, 4th पोजीशन पर, है ना। 4th पोजीशन पर ऐड करना है, इसका मतलब यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो कुछ ऐसा बनाना है 4-ब्रोमोबेंजीन अमाइन, यानी कि ऊपर NH2 लगे रहने देना है, ठीक है। ऐसा आपको प्रोडक्ट बनाना है, और बेंजीन सिर्फ यहाँ जो पैरा पोजीशन है वहीं लगी हुई होनी चाहिए। जबकि बेंजीन का नेचर कैसा है, ये ऑर्थो पोजीशन पे भी लग सकती है और पैरा पोजीशन पे भी लग सकती है। तो हमें ये जो ऑर्थो पोजीशंस हैं इनको प्रोटेक्ट करना है ना, तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्रोमीन ऐड नहीं करेंगे, हम क्या ऐड करेंगे, इस नाइट्रो को अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर, आप चाहें तो SN+HCl ले लीजिए, आप चाहें तो आयरन प्लस HCl ले लीजिए, है ना, दोनों में से कुछ भी आप एक ले लीजिए, और इस NO2 को आप जो है वो किस में कन्वर्ट कर दीजिए, अमाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी कि ये जो बेंजीन है इसको आप NH2 क्या बन गया, ये बोलो बच्चों क्या बन गया, एनिलीन बन गया। एनिलीन में आपने इसमें इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब एनिलीन में कन्वर्ट करने के बाद में आप इसकी रिएक्शन करवाइए पिरिडीन की प्रेजेंस में CH3COO होल ट्वाइस O, ठीक है। ये कौन है, इथेनोएट, है ना। अब आपने जब इसकी रिएक्शन इससे करवाई है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा इसकी रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी कि H2O यहाँ से निकल जाएगा, और ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पर ऊपर लग जाएगा। कैसे, NH, एक H इधर ले जाएगा, और यहाँ पर ये जो कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड है ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये CH3
CH3। इस तरीके से ये ग्रुप पूरा जो है वो जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है ब्रोमीन का एडिशन करवा सकते हो, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये ऑर्थो पोजीशन ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर ये ब्रोमीन जो है वो अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए ब्रोमीन जो है अब अगर जुड़ेगा तो कहाँ आकर के जुड़ेगा, ओनली पैरा पोजीशन पर आकर के ही इसको जुड़ना पड़ेगा और पैरा प्रोडक्ट का ही यहाँ से फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम इस ग्रुप को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं बच्चों, प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। तो अगर आप इसकी रिएक्शन आगे ब्रोमीन और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में है ना करवाते हैं, ब्रोमीन और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाते हैं, तो आपको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम यहाँ पर लगाना बहुत ज़रूरी है, या तो OH माइनस या एसिडिक मीडियम के लिए आपने CH3COOH डाल दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इस तरीके से यहाँ से कन्वर्ट करेंगे क्योंकि CH3COOH यहाँ से निकलेगा और ब्रोमीन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से आकर के जुड़ जाएगा। तो आपने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन को 4-ब्रोमोबेंजीन अमाइन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर वो पूछना ये चाहता था कि ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट आप इसको पैरा पोजीशन पर कैसे लगाओगे, हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफेनिल मीथेन को 2-फेनिल इथेन अमाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो भी हम यही कर देंगे, एक लाइन की रिएक्शन है, क्लोरोफेनिल मीथेन। ठीक है, सेकेंड वाला जो है क्लोरोफेनिल, फेनिल ये रहा, मीथेन, ओके, कॉमन नेम दिया है मेरे बच्चों, बेंजिल क्लोराइड भी बोल सकता था, बट क्या बोला उसने, क्लोरोफेनिल मीथेन। तो कॉमन नेम्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 2-फिनाइल इथेन अमाइन में कन्वर्ट करना है। ओके, 2-फिनाइल, ये लीजिए फिनाइल, फिनाइल कौन से कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, और फर्स्ट कार्बन पे कौन लगा हुआ है, अमाइन, यानी कि NH2, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से ये क्वेश्चन है ना। तो 1 और 2-फिनाइल इथेन अमाइन, लो जी CH2 और ये CH2, वैलेंसी पूरी कर दी, इसमें कन्वर्ट करना है। अब इसमें और उसमें एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, एक कार्बन बढ़ गया है। अभी एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, Cl हटाना है ना, नाइट्रोजन लगाना है ना। देखो Cl हटाना है, नाइट्रोजन लगाना है, एक कार्बन भी बढ़ाना है। तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों कहाँ मिलेंगे, साइनाइड में। इसको जहर दे दो, KCN लगा दो इसमें। ठीक है, आपने इसको जहर दे दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, KCl निकालेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रोडक्ट में। देखिएगा, ये लगाया मैंने फेनिल, CH2, ये C और ये N, बताओ, जहर मिला दिया, जहर पिला दिया इसको। अब ये जो जहर है इसका अब आपने क्या करना है, ये कार्बन भी चाहिए, ये नाइट्रोजन भी चाहिए। देखो ये वाला कार्बन ये रहा, ये वाला नाइट्रोजन ये रहा, साथ में इसको क्या चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, अब कुछ ऐसी रिएक्शन करवाएंगे जिससे कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए, और हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका रिडक्शन करवाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको आप LiAlH4 भी बोल देते हो यार, ऐसे क्या घबराते हो, LiAlH4 एक ही चीज़ है। ठीक है, तो क्या होगा, इस कार्बन का और इस नाइट्रोजन का दोनों का ही यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। कार्बन भी 2 हाइड्रोजन ले लेगा, नाइट्रोजन भी 2 हाइड्रोजन ले लेगा, क्योंकि LiAlH4 4 हाइड्रोजन लेकर के आता है। तो यहाँ पर 4H इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो फाइनली जो आपकी रिएक्शन थी वो कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो चैप्टर का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला लिखना है आपको, नाम दिया हुआ है डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट और डाई क्लोराइडो आर्जेंटेट फर्स्ट। अच्छा, एक में सिल्वर लिख रखा है, एक में आर्जेंटेट लिख रखा है, दोनों सेम है या अलग है, दोनों सेम ही है। आर्जेंटम सिल्वर, AgOG लो जी, सुनो जी। तो सिल्वर डाई एक्वा, ये जो डाई एक्वा लिखा हुआ है, एक्वा मतलब होता है, फर्स्ट वाले का मैं लिख देती हूँ यहाँ पर H2O, एक्वा लिगेंड जो है वो कितने हैं, 2। उसके साथ में कौन है, सिल्वर, सिल्वर को आप क्या लिखते हैं, AgOG, लो जी सुनो जी। और डाई क्लोराइडो, तो क्लोराइडो का मतलब है Cl और डाई का मतलब है 2, और उसके साथ में भी कौन है, आर्जेंटेट,
तो देखो जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है तो इसमें दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होती हैं इस तरीके की, और यहाँ पर ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, दोनों हो गए बराबर। ठीक है, एनायन और कैटायन दोनों में ही जो सिल्वर है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, +1। ठीक है, नेक्स्ट है डाईहाइड्रोक्साइडो, अच्छा OH कितने हैं, 2 लिगेंड्स हैं, बिस यानी कि 2, इसका मतलब ऐसा लिगेंड होगा जिसमें डाई ट्राई टेट्रा खुद ही आ रहा होगा, इसलिए इसके नाम के आगे लिखा हुआ है बिस। बिस का भी मतलब कितना होता है, 2। ट्राईफेनिल फॉस्फीन PPH3, PPH ट्राईफेनिल फॉस्फीन कितने हैं, ये भी 2, बिस का मतलब है 2। निकेल सेकंड, निकेल यहाँ पर एज अ सेंट्रल मेटल एटम है। अब डाईहाइड्रोक्सी बिस ट्राईफेनिल फॉस्फीन निकेल सेकंड। अब यहाँ पर ये निकेल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज देख लेते हैं कि कितना है। वैसे तो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर अगर आयन लगा हुआ होता तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता, बट यहाँ पर आयन लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बट फिर भी मेरी आत्मा की शांति के लिए मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ कि 2 तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर दे रखी है ना। टोटल चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है, तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है 2, OH के ऊपर -1 -1 चार्ज होता है और ये कितना है 2, तो -2। PPH3 कैसा होता है, चार्ज लेस होता है तो +0 इज इक्वल टू x, तो x विल बी 0, यानी कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। और ये रहे दोनों के आंसर्स। इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा, इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि वो 2 × 1 में डिवाइडेड है। क्लियर है, नेक्स्ट चलें, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स is given below. Rectify the errors in the mechanism and rewrite the corrected steps. यहाँ पर ये 3 स्टेप्स इसने दी है और ये बोल रहा है कि मैंने गलत लिखी हैं, आप इनको सही कर दो। अच्छी बात है, कर देते हैं। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पर ये दे रखी है एल्कीन, ठीक है। एक एक स्टेप में यहाँ पर आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, या फिर आपको अगर यहाँ नज़र आ रहा होगा तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से बोल रहा है कि OH के ऊपर यहाँ जो एरो लगा हुआ है वो इस तरीके से लगा हुआ है कि यहाँ से H+ निकले और ये H+ यहाँ आकर के जाए, ऐसा एरो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर ये एरो जो है वो गलत लगा हुआ है। एक्चुअली इस एरो को इधर से इस तरफ होना चाहिए, यानी कि इन स्टेप 1 इट शुड बी लाइक दिस। ये डबल बॉन्ड जो है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि ये जो H+ है वो तो ये यहाँ पर इस तरीके से जाएगा ही जाएगा। ये वाला एरो तो बिल्कुल सही लगा हुआ है, बट ये वाला जो एरो है इसकी जगह पे ये एरो का जो हेड है वो हाइड्रोजन की तरफ होना चाहिए, यानी कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो इस हाइड्रोजन के साथ में शिफ्ट होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड वाले में आप देखो कि ओके कार्बोकैटायन है और H2O का जो लोन पेयर है वो इस कार्बोकैटायन को अट्रैक्ट कर रहा है और बाद में फाइनली ये अल्कोहल बनाएगा, तो इट इज़ अ करेक्ट, है ना। देयर इज नो चेंज, इट इज़ अ करेक्ट स्टेप, ठीक है। ये वाला स्टेप कैसा है, ऑलरेडी करेक्ट, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने। अच्छा, इसीलिए 2 नंबर में, ताकि आप इसमें और इसमें ही चेंजेस कर सको। एक तो इसने करेक्टेड हो सकता है, तीसरा भी करेक्टेड हो, है ना। तीसरा वाले स्टेप में आप देखिएगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा ना बच्चे, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर नहीं आएगा, वो जाएगा इधर, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन कैसा ग्रुप है, ऑक्सीजन जो है वो इधर से अपने ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना अच्छी बात नहीं होती। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटेगा, किस तरीके से हटेगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से हट के इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन है वो फ्री हो जाएगा और यहाँ पर H3O+ का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये OH अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, इथेनॉल, ठीक है।
ऊपर बनेगी प्रोपेनॉल। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर दो रिएक्शंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाए। केवल एरो की ही यहाँ पर मिस्टेक थी, इधर एरो इधर से इधर लग रहा है, हमें एरो ऐसा लगाना है। ये तभी हो पाएगा जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन सी। देखो सेक्शन 2 में जो क्वेश्चंस थे, भले ही 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे, बट हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड था, ऐसा हमने देखा। तो आगे भी जब सेक्शन सी में आप आएंगे, सेक्शन डी में आएंगे, सेक्शन ई वगैरह में भी आएंगे, तो इसी तरीके से मार्किंग जो है वो डिवाइडेड होगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, सेक्शन सी में चलते हैं। अभी सेक्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 22 से 28 तक आएंगे। यहाँ पर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और हर एक 3 मार्क्स का होगा। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो डिवाइडेड ही हो इक्वल पार्ट्स में, हो सकता है कोई एक क्वेश्चन पूरा का पूरा 3 नंबर का ही हो, तो आप थोड़ा सा देखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन चैप्टर से आ रहे हैं, चाहे सेक्शन 1 हो, चाहे सेक्शन बी हो, सी हो, सभी में आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से ही आ रहा है ना। और ये एक न्यूमेरिकल है, इसीलिए ये पूरे के पूरे 3 नंबर का है। बट ये 3 नंबर भी आपको इस तरीके से नहीं, ये भी स्टेप बाय स्टेप इसकी मार्किंग होगी। न्यूमेरिकल्स की मार्किंग मैं बता देती हूँ आपको कैसी होती है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 assuming dissociation of MgCl2 be 70 mole/cent. Vapor pressure of pure water at 25 degrees Celsius is 23.8 mm of Hg. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना, और दूसरा ये दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, है ना। PA0 आपको दिया हुआ है कितना, 23.8 mm of Hg आपको दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है 1 मोलल। अभी 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोलल मीन्स 1 मोल of a solute dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब सॉल्यूट का मोल यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na लिख देती हूँ मैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है बच्चों, 1 मोल। अच्छा मैं इसको, ये वाटर का है ना, तो Pb लिख देती हूँ, Pb0 है ये। और मोल्स ऑफ वाटर अगर आप निकालने जाएंगे, क्योंकि ये भी वाटर के लिए है और ये भी वाटर के लिए है, मोल्स ऑफ वाटर अगर आप निकालने जाएंगे 1000 ग्राम्स अपॉन 18, है ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसी तरीके से आप मोल्स फाइंड करते हैं, इट विल बी 55.55। ठीक है, इतने मोल्स आपके वाटर के हो जाएंगे, इतने मोल्स आपके सॉल्यूट के दिए हुए हैं। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 अज्यूमिंग डिसोसिएशन ऑफ MgCl2 बी 70%। देखिए यहाँ पर 2 कंसेप्ट एक साथ मिक्स किए हुए हैं। पहले तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट I की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, है ना, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है, तो MgCl2 वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट विल बी द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी आपको फाइंड करना है। तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको MgCl2 को डिसोसिएट करना होगा। MgCl2 जो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने के बाद में ये देगा Mg2+ and 2Cl-, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं इनिशियली 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज टेकन एंड नो मोल्स ऑफ Mg2+ and 2Cl- वी आर गेटिंग। अब ये बोल रहा है 70% डिसोसिएशन हो चुका है ना, अज्यूमिंग डिसोसिएशन ऑफ MgCl2 भी 70%, है ना, 70 मोल पर से आपको देखना है 70 मोल/सेंट यहाँ, यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन 0.7 आप इसको बोल सकते हैं, 70% को 0.7, और इसके कितने मोल्स बने 0.7, और यहाँ पर कितने बने 2 × 0.7, तो कितने 1.4 हम इसको बोल देते हैं। अभी टोटल मोल्स जो देखेंगे आप, टोटल मोल्स कह लो आप इसको, या आप इसको I भी कह सकते हो। ठीक है, I भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। कैसे, टोटल मोल्स जो है वो 1 - 0.7 प्लस 0.7 प्लस 1.4। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख लीजिए, -0.7 प्लस 0.7 खत्म हो गया, और यहाँ पर बच गया 1 + 1.4, देन टोटल मोल्स विल बी
2.4। ये एक्चुअली आपके आई की वैल्यू आई है, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब आई जो है आपका वो आया है यहाँ से। अब वांट ऑफ फैक्टर भी होता है आई, है ना, और डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आपको निकालना हो तो अल्फा की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो, है ना, अल्फा की वैल्यू भी आपको पता होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट, चाहे आप इस तरीके से करें या फिर आप अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 इस तरीके से भी कर सकते हो, और एन की वैल्यू यहाँ पर है 3, तो भी आंसर यही आएगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू आ गई है बच्चों, ठीक है, और हमें PA0 भी दिया हुआ है, यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है। तो हमारे पास में वैल्यू होती है, क्या आपको पता होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या है, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू द आई विच इज वांट ऑफ फैक्टर इनटू XB। अब XB क्या होते हैं, मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस NB, ठीक है। अब PA0 की वैल्यू यहाँ पर आपको देखो, वाटर की वैल्यू दी हुई थी PA0, सॉरी मैं इसको PA0 कर देती हूँ दोबारा से, 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8। अब थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। आई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है बच्चों 2.4 इंटू NB की वैल्यू, आपको NB मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NB की वैल्यू, अच्छा इसको भी मुझे NB करना पड़ेगा, इसको मुझे Na करना पड़ेगा, ओके। 1 मोल का मतलब है 1 मोल सॉल्यूट कितना था आपका, 1 मोल। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे 1 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट थे आपके 55.55। तो यहाँ पर NB की वैल्यू है आपकी 1 और Na प्लस NB हो जाएंगे 56.5। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ PS विच इज, मैं अभी यहाँ पर बता देती हूँ, 22.9 mm ऑफ Hg। तो PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्या क्या दिया हुआ था और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो पूरा का पूरा 3 मार्क्स का। यहाँ पर देखिएगा, खास बात जो है वो एक्चुअली कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उसका जो मकसद है ना 3 नंबर देने का, वो ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे 3 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप PS फाइंड करेंगे। आपने अगर इतना काम भी कर दिया ना तो यू गेट हाफ मार्क, है ना। देन फिर अगर आपने इतना काम कर दिया, डिसोसिएशन मोल्स वगैरह निकाल दिए, तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला रख दिया तो भी यू गेट हाफ मार्क्स। अगर आपने कैलकुलेशन कर दी तो भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, और रिजल्ट अगर फाइनली आपने फाइंड कर लिया तो भी आपको यहाँ पर आधा नंबर मिल जाएगा। और पीछे अगर यूनिट नहीं लगाई ना बच्चों तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। सो दैट यूनिट का भी ध्यान रखिएगा। तो आधा और आधा, एक आधा और आधा मिलकर के हो गया एक और एक हो गए 2, और 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि वो ये वाला फॉर्मूला लगाने के भी या ये वाला फॉर्मूला लगाने के भी वो आपको आधे नंबर दे दे। तो इस तरीके से हाफ मार्क में या 1 मार्क में या 1 हाफ करके टोटल जो है ये 3 नंबर्स का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। नर्स्ट इक्वेशन सभी को आती है ना। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है कि ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log concentration of product अपॉन concentration of रिएक्टेंट। बोलिए, यही होती है नर्स्ट इक्वेशन। अब किसी भी रिएक्शन के लिए आप नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो। आपको बस पता होना चाहिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है और एन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप नर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक के लिए मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ आपको, निकेल वाले के लिए। अब निकेल वाले के लिए अगर आपने लिखनी है तो आप देखिए, निकेल
Cu2+ दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, है ना। सॉलिड वाला जो होता है उसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं होती, सॉलिड्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। इधर भी आप देखोगे प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन कितनी है, Na2+ की। तो जो भी यहाँ पर एक्वस में दिए हुए होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, उनकी ही आपको क्या लिखनी होती, कंसंट्रेशन लिखनी हुई होती। सॉलिड की यहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होती है, ठीक है, पहली बात। तो आप इसके लिए जब आप नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो ई cell is equal to the E naught cell minus 2.303, R की वैल्यू और T की वैल्यू यहाँ पर अभी दी हुई नहीं है, इसलिए हम R और T रखेंगे। अगर R की वैल्यू और T की वैल्यू दी हुई है, न्यूमेरिकल है, तो आप R और T की वैल्यू रख के काम चलाइएगा। NF, F मतलब फेरेडे और N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कॉपर और निकिल, आप यहाँ पर देखो कितना प्लस चार्ज है, 2+ चार्ज है ना। कॉपर में कन्वर्ट, Cu2+ को कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और निकिल को Na2+ में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना। और आगे आप लिखेंगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Na2+, क्योंकि प्रोडक्ट कौन है, Na2+, और रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, Cu2+। तो इस तरीके से आप फर्स्ट वाले के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो। सेकंड वाला देखो, आपको बस ये N पता होना चाहिए, है ना। सेकंड वाले में आप जो है कंसंट्रेशन लिखोगे Al2SO4 की और यहाँ पर FeSO4 की, ठीक। और Al को SO4 में कन्वर्ट होने के लिए आप देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ी है। FeSO4 को Fe में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना पड़ेगा, करके बताती हूँ। एल्यूमिनियम और फेरस सल्फेट की रिएक्शन देखिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एल्यूमिनियम जो कि सॉलिड है, FeSO4 जो कि आपका एक्वस था, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे थे, Al2SO4 और ये दे रहा था Fe। बोलो ऐसी ही है रिएक्शन, ठीक है। ये आपका एक्वस और ये आपका सॉलिड, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि FeSO4 में आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, 2+ चार्ज। एल्यूमिनियम के ऊपर आप यहाँ देखेंगे 3+ चार्ज है ना। SO4 का होल थ्राइस है वो, सॉरी, SO4 होल थ्राइस, ठीक है। SO4 के ऊपर कितना चार्ज है, +3, एक एल्यूमिनियम के ऊपर, और एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, +3 और ये इधर है +2। आप क्या करें कि इसको इक्वेट करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इक्वेट करने हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6, क्योंकि 2 × 3 भी 6 होता है और 3 × 2 भी कितना होता है, 6 ही होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई है। नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो E cell is equal to the E naught of a cell minus 2.303 RT upon 6F into log of Al2SO4 whole thrice upon the concentration of FeSO4, ठीक है। इस तरीके से जब आप इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करेंगे तो n जो है वो वही नंबर होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। थर्ड इक्वेशन जो है वो भी आप देख लीजिए, Mg गिव्स Mg2+, ओके। ये देखिए सेल रिएक्शन लिखी हुई है ना, सेल जो है उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देखिएगा Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है और Ag+ Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए आप जो है रिएक्शन को कुछ ऐसे लिखेंगे कि थर्ड वाली Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2+ में। ये यहाँ पर एक्वस है और ये यहाँ पर सॉलिड था। दूसरा क्या दे रखा है आपको, Ag+, ओके, Ag में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, Ag+ Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो Ag+, अब ये हो गया आपका एक्वस, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इक्वेट करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, 2 आ जाएगी। एंड द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर दिस विल बी E cell is equal to the E naught of cell minus 2.303 RT upon
2F into the log base 10 of the Mg2 plus upon Ag plus, ठीक है, क्योंकि सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो जीरो होती है, तो ना इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे ना ही इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। आपको इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वेट करने पड़ेंगे, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन आफ्टर यू हैव टू राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर ईच इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। टोलुइन ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इन सनलाइट, ओके, गिव्स बेंजाइल क्लोराइड। टोलुइन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके बेंजाइल क्लोराइड देता है, whereas when treated with Cl2 in dark gives ऑर्थोक्लोरोबेंजीन एंड पैराक्लोरोबेंजीन। देखो, क्लोरीन के अलग अलग रूप, धूप में कुछ और अंधेरे में कुछ और, है ना, क्योंकि देखो जब क्लोरीन की सनलाइट की प्रेजेंस में फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो टोलुइन कौन होता है? बेंजीन के ऊपर एक CH2 है ना, CH3 होता है और टोलुइन बनाना है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है। अब इस टोलुइन की रिएक्शन अगर आप क्लोरीन के साथ में करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर होता है होमोलिटिक फिशन, है ना, होमोलिटिक फिशन की वजह से यहाँ पर बनता है क्या? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल बनने की वजह से यहाँ पर ये जो टोलुइन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इस तरीके से यहाँ वाला जो एक हाइड्रोजन है वो निकल जाता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, क्योंकि यहाँ पर भी होमोलिटिक फिशन हो जाता है, और एक क्लोरीन इस CH2 के साथ में मिल करके बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है और यहाँ से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्म में फ्री हो जाता है जी, ठीक है। आपने देखी होगी इस टाइप की रिएक्शन, ठीक है। अभी क्लोरीन का क्या बन गया? फ्री रेडिकल, बट कब? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो दैट टोलुइन गिव्स बेंजील क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि ये क्या बना रहा है? फ्री रेडिकल बना रहा है। बट इन डार्क क्लोरीन फॉर्म Cl प्लस आयन, और Cl प्लस आयन जो आपने यहाँ पर क्लोरीन का बनाया है वो क्लोरीन का आयन आपको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, सो दैट द ऑर्थोक्लोरोबेंजीन एंड पैराक्लोरोबेंजीन जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर Cl प्लस आयन बनने की वजह से यहाँ पर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको मिल। अब इसके सेकेंड पार्ट पर बात करते हैं। जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है बच्चों? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। अच्छा, नाम से ही दिया हुआ है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या काम करती है? NaI, है ना, सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में आयोडो एल्केन बनाने का काम करती है, याद रखिएगा। इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अभी ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ही फिंकेल्स्टीन क्यों रिएक्शन होती है? इसका कारण समझना कि सेकेंड पार्ट है, इन फिंकेल्स्टीन रिएक्शन रिएक्शन, है ना, सोडियम आयोडाइड का यूज किया जाता है, तो NaI इज सॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन। देखो, ड्राई एसीटोन में आपका NaI जो है सॉल्युबल हो पाता है, जबकि NaCl NaBr जो है ड्राई एसीटोन में आपके सॉल्युबल नहीं होते हैं। सो दैट फिंकेल्स्टीन रिएक्शन का यहाँ पर यूज किया जाता है। सो इन फिंकेल्स्टीन रिएक्शन NaI इज सॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन while NaCl is insoluble, so that the reaction proceeds in presence of Finkelstein
इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन ओनली, ठीक है। ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन है, और फेवरेबल कंडीशन है तो रिएक्शन जो है वो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। तो इस टाइप का आंसर यहाँ पर इसका होगा। और थर्ड वाला जो आंसर है वो आप देखें, थर्ड वाला आंसर क्या कहता है, नियोपेंटिल क्लोराइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोपेंटिल क्लोराइड। चलिए इसको भी देख लेते हैं। नियोपेंटिल क्लोराइड अगर मैं बनाऊं तो ये रहा नियोपेंटिल क्लोराइड, ये हो गया नियोपेंटिल क्लोराइड। और कौन है, आइसोपेंटिल क्लोराइड, ठीक है। आइसोपेंटिल क्लोराइड आप देखेंगे तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोपेंटिल, 1 2 3 4 5 आइसोपेंटिल क्लोराइड, और ये आपका नियोपेंटिल क्लोराइड। अब इसमें से वो ये पूछ रहा है कि दोनों में से हैज़ नियोपेंटिल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अरे सीधी सी बात है ना, बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। देखो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखो दोनों में ही 5 कार्बन है, 1 क्लोरीन है, 5 कार्बन 1 क्लोरीन है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूलर मासेस तो दोनों के सेम है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो यही है कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग बढ़ता है एंड इज डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, आप देखो यहाँ पर ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है। सरफेस एरिया कम हो रहा है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सो द सरफेस एरिया डिक्रीजेज, that is why the neopentyl chloride has lower boiling point than isopentyl chloride, ठीक है। बात समझ में आ गई। boiling point increases with increasing in molecular weight and is decreases with branching, ठीक है। तो सिंपल बहुत सिंपल और बेसिक फंडों के ऊपर यहाँ से सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिक चीज़ें अगर पता है ना तो आराम से काम हो जाएगा। नेक्स्ट है which of the following elements will अब देखो 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही 1.5 मार्क्स के। चलिए देखते हैं। एग्जिबिट सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर एंड वाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ओके, उस ये यहाँ पर मैग्नीशियम दिया हुआ है, क्रोमियम दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है और मॉलिब्डेनम दिया हुआ है, और वो बोल रहा है कि इनमें से कौन 2 ऐसे हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल, अच्छा इनमें से कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और वाई। तो भाई देखो डी एंड एफ ब्लॉक का ये क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक का कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, हनुमान चालीसा याद कर लेना। एंड व्हाट इज हनुमान चालीसा, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यूं नहीं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू कर दो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद शुरू करना, ठीक है। इनऑर्गेनिक आते ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उठाना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए कैसे, मैग्नीशियम और है क्रोमियम और है आयरन, आयरन को Fe लिखते हैं, मैं आई लिख रही हूँ, वाह। आयरन है और ये है मॉलिब्डेनम, ठीक। आउटर कन्फिग्रेशन लिख दें, तो क्रोमियम का है 3d5 4s1, ये है 3d5 4s1, और मॉलिब्डेनम का भी होगा 4d5 5s1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों को आना चाहिए। इसका आयरन का है 3d6 4s2, 3d6 4s2, और मैग्नीशियम का है 3s2। तो देखो मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर डिपेंड अपॉन द अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने नजर आ रहे हैं, मैग्नीशियम में 0, क्रोमियम में मुझे 5 और ये 6, इसमें आयरन में यहाँ पर मुझे 4 और बस 4 ही नजर आ रहे हैं, और इसमें मॉलिब्डेनम में भी मुझे 6 नजर आ रहे हैं। सो दैट द मॉलिब्डेनम एंड क्रोमियम विल हैव
similar magnetic properties due to the same number of unpaired electron. ठीक है, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। और मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करते हो √n प्लस, बोलो यही फॉर्मूला यूज करते हो, तो सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई और सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जो है आंसर आपको इस तरीके से लिख देना है, अपने शब्दों में इस तरीके से जमा करके इसको बढ़िया तरीके से समझा के लिख देना। और दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है, क्या दूसरा पॉइंट इसने कहा, फॉर्म वाइट सॉल्ट्स एंड वाई। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म वाइट सॉल्ट्स एंड वाई? जिंक, स्कैंडियम, निकिल और वैनेडियम। अच्छी बात है जी। कौन कौन है? जिंक है, स्कैनेडियम है, वैनेडियम भी था, और कौन था? जिंक, स्कैंडियम, वैनेडियम और निकिल। 4 आदमी हैं। लो जी, निकिल सेम। जब भी इनऑर्गेनिक की कोई प्रॉब्लम आ जाए, हनुमान चालीसा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक का देखो, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 और 4s2। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 और 4s2, है ना। और वैनेडियम का देखते हैं 3d3 और 4s2, 3d3 एंड 4s2। निकिल का देखते हैं, निकिल का है 3d8 और 4s2। अब ये यहां पर क्या बोलना चाहता है? फॉर्म वाइट सॉल्ट्स एंड वाई, जिंक, स्कैंडियम, निकिल एंड वैनेडियम। अच्छा, वाइट सॉल्ट बना रहा है, और क्यों बना रहा है? इनमें से जो भी कंपाउंड्स हैं वो वाइट सॉल्ट बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं? तो यार देखो, सबसे पहले तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, क्योंकि सॉल्ट बना रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट अगर दे रहा है तो इसका मतलब एक्वा सॉल्यूशन में होगा। अभी एक्वा सॉल्यूशन में होगा तो जिंक अपनी Zn2+ स्टेट में होगा, और Zn2+ स्टेट में आने के बाद में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3d10। यहाँ इसका स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और स्कैंडियम जो है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और कॉन्फ़िगरेशन जो है आर्गन गैस का ये, यानी कि नियरेस्ट गैस जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। वैनेडियम जो है 2+ भी हो सकता है, 5+ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से तो वैनेडियम को हम 2+ मान लेते हैं, और 2+ मानते हुए इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ये हो जाएगा 3d3। आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ मैं सिर्फ। निकिल के ऊपर भी 2+ कॉन्फ़िगरेशन होता है, और निकिल का 2+ कॉन्फ़िगरेशन होने के साथ साथ इसमें हो जाते हैं 3d8। अब आप यहाँ पर देखोगे कि 3d3 में तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, और 3d8 की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, vanadium and nickel, vanadium 2+ and nickel 2+ form colored salts, while in absence of unpaired electrons, zinc 2+ and scandium 3+ form colorless salts। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कलर होते हैं कॉम्प्लेक्सेस में। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जीवन सूना है। चलिए नेक्स्ट है, अरेंज द प्रोडक्ट्स obtained in the following cases in the increasing order of their
pKa वैल्यूज। ओके, आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहले तो आप इसकी रिएक्शन करवाओगे और रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है उनकी pKa की वैल्यूज फाइंड करनी है। लो बोलो, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक मिक्स कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, कंसेप्ट है, मिक्स कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल हो गया जी अपना CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल गिव्स एसिटिक एसिड CH3COOH। ये कुछ कमाल के प्राणी हैं जिनकी आपको पता लगानी होगी कि कौन क्या काम करता है ना, किसका क्या काम है, ये हमें पता होना चाहिए। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ओके, लो जी, प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन Br2 करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। यार ये तो वो वाली रिएक्शन हो गई, हेल-वोलार्ड ज़िलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन हो गई है यहाँ पर। और ये यहाँ पर से प्रोडक्ट कौन सा देने वाली है, CH3, HBr यहाँ से निकल जाएगा और एक Br जो है वो यहाँ बीच में आकर के टपक जाएगा, ये हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ पर इसके जगह पर ब्रोमीन आ जाएगा और COOH। ठीक है, इस तरीके से 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल बनाओ पहले तो, CH3 का होल ट्वाइस मैं लिख देती हूँ, आइसोप्रोपिल हो गया जी, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, ये हो गया आपका GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। इसकी रिएक्शन आपको कार्बन डाइऑक्साइड का के साथ में हाइड्रोलिसिस करवा करके करवानी है। ओके, तो VACOOH ही देने वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड और का के साथ में इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद में ये जो रिएक्शन होगी ये कुछ ऐसी नज़र आएगी, CH3 का होल ट्वाइस CH और COOH, इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस भी, अरे यार ये और ये सेम ही है ना, दोनों ही कौन सी रिएक्शन है, हेल-वोलार्ड ज़िलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड ज़िलेंस्की रिएक्शन में जो Br2 Cl2 हैं ये लाल घोड़े पर बैठ के आते हैं और इस तरीके से कबाब में हड्डी प्रोडक्ट देते हैं। देख लीजिए, कबाब में हड्डी, CH2 था आराम से, H हटा करके Cl आ गया, कबाब में हड्डी रिएक्शन कहती हूँ मैं इसको। कौन सी रिएक्शन है, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। HVZ, हेल-वोलार्ड ज़िलेंस्की, नाम तो सुना ही होगा है ना, HVZ रिएक्शन यहाँ से मिलेगी। अच्छा, आधा ही काम हुआ है बच्चों, आधा काम होने के बाद में pKa की वैल्यूज पूछ रहा है, pKa की वैल्यूज। अच्छा, Ka क्या होता है, एसिडिक नेचर है ना, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी निकाल, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी निकाल लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ Ka निकालते हैं पहले तो, ऑर्डर ऑफ Ka, जो जितना अच्छा एसिड होगा उसके Ka की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। बहुत अच्छी बात है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर कोई नहीं है ना। आपको कौन सा एसिड ज़्यादा अच्छा होता है, जो H+ इजीली देता है, H+ इजीली कौन देगा, क्लोरीन की प्रेजेंस में ये वाला देगा। मैं इसको यार थोड़ा सा, अब मैं इसको A, इसको B, इसको C और इसको D मान लूँगी। कौन लिखेगा इतना सारा, मैं तो नहीं लिखने वाली, आप लोगों को लिखना है ना, नंबर चाहिए 3 तो D वाला जो होगा उसकी जो एसिडिक नेचर होगी सबसे खतरनाक होगी, उसके बाद Br वाले की होगी, है ना, क्योंकि ये -I इफेक्ट शो करेंगे। -I इफेक्ट होने के बाद में जो सबसे निकृष्ट जो COOH होगा वो कौन सा होगा, ये +I वाला है ना। तो इससे ज़्यादा कुछ किसकी होगी, अपने A वाले की। और सबसे कम बिल्कुल बेकार एसिड कौन होगा, अपना C। ठीक है, हाँ, बट ये ऑर्डर नहीं हो जाएगा K, D, B, A, C इज द ऑर्डर ऑफ देयर pK वैल्यूज। ना जी ना मेरे बच्चों, थोड़ा सा खास ध्यान दीजिएगा, वो pKa की वैल्यू पूछ रहा है। pK तो आदमी वैसे ही उल्टा हो जाता है, तो एक Ka की जो वैल्यू है उसकी जस्ट उल्टी, जस्ट रिवर्स ऑफ Ka की जो वैल्यूज हैं वही pKa की वैल्यूज होंगी, यानी कि D से ज़्यादा B की, B से ज़्यादा A की, A से ज़्यादा C की। सबसे खतरनाक pKa की वैल्यू C की होगी। तो बच्चों ये था सेक्शन B, C, सेक्शन D, D और E देखने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक